हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि अब हमने अपने 4 प्रश्न पहले वाले अभ्यास कार्य में कर लिए, तो अब हम चलते हैं अपने 5वें प्रश्न पर, जिसमें क्या कह रहे हैं, कोष्टकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसार परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि पूर्यत। अर्थात कोष्टक में दिए हुए, जो कोष्टक में दी हुई हैं धातुएं, जैसे ये धातु दी है, अस दी है, क्री दी है, भू धातु है, प्रच्छ धातु है, सम धातु है, विष धातु है, सम तो उपसर्ग है, विष धातु है। तो ये जो हमारी धातुएं दी हुई हैं उनको निर्देशानुसार, और बाद में ये निर्देश दे दिए, उस हिसाब से उनका परिवर्तन करके क्या करना है, आपको उनका सही रूप बना के इनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो कहते हैं समय, ठीक है, क्या कहते हैं, समय भारतम उल्लासे मग्नम, ठीक है, कहते हैं कि उस समय भारत उल्लास में मगन कैसा था या है ना। अब यहाँ पे जो अस धातु है, अब हमें यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा रिक्त स्थान है, ये सोचिए कि ये नहीं लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो अब आप किस प्रकार से रूप बनाएंगे, पहले हम आपको रूप बनाना बताएंगे। ये तो हमने सिर्फ आपकी एक सहूलियत के लिए कि आप कभी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और आपके पास उसका आपका पूरा सॉल्यूशन आपके पास मिल जाए, इसलिए पहले से ही लिख देते हैं, लेकिन आपको हम बनाना जरूर बताएंगे कि कैसे इसमें परिवर्तन हुआ। अब उन्होंने कहा कि मग्नः के बाद क्या आएगा, तो उन्होंने कहा कि अस धातु है, अस धातु का लट लकार में बना दीजिए। और लट लकार में भी इसमें यहाँ पे नहीं लिखा है, इसमें प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में इसको बनाना था, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है, प्रथम पुरुष लट लकार में। तो अस धातु का बन जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति। जैसे ति तह अंति लगता है, सी थह थ आमी आवह आमह, ये आपके रूप बनते हैं, आपको पता है लट लकार में, है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। तो प्रथम पुरुष में अगर पहली लाइन देखी जाए तो क्या उसमें प्रत्यय जोड़े जाते हैं, ति तह अंति। तो प्रथम पुरुष एक वचन का जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है, ति, तो वो हमारी अस धातु में जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा अस्ति। क्या बन जाएगा, अस्ति, ठीक है। अब ऐसे ही कहा कि भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम, कुछ इसमें थोड़ा मिसप्रिंट लिखा ही हुआ है, वहाँ पे भी पहले वाले में मैं कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लिखा है, लेकिन हम आपको ये चीज़ जरूर बता दें कि अस्थि कैसे बनाया। आगे जो आपके प्रश्न जो लिखे हुए हैं, रिक्त स्थान है, उनकी पूर्ति कैसे निर्देश के अनुसार करनी है, ठीक है। भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनष्ट, क्या कह रहे हैं कि भूकंप का जो विभीषिका विपत्ति है उसने क्या किया, कच्छ जनपद का विनष्ट अब किया, विनाश कर दिया। तो अब करने की जो बात आएगी, उन्होंने क्या कहा है कि क्री धातु, यानी इससे करने का अर्थ निकलेगा, उसमें आप इक्तवतु प्रत्यय जोड़ दीजिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे जब जो इक्तवतु प्रत्यय जुड़ता है तो क्या हो जाता है, इसमें तवत जुड़ जाता है ना, कृतवत हो जाएगा इसका। अब कृतवत जब हो जाएगा तो उसमें उन्होंने एक कंडीशन और दे दी कि गीप प्रत्यय भी जोड़ना है। और गीप प्रत्यय आपको पता है कि गीप प्रत्यय जब किसी में जुड़ता है तो उसमें बड़ी ई की मात्रा लग जाती है। अब यहीं पे अगर टाप प्रत्यय होता तो क्या बन जाता है, यहाँ पे कृतवत जो शब्द है तो वो क्या बन जाता, कृतवता, ठीक है, लेकिन ये गलत होता, तो उन्होंने टाप प्रत्यय नहीं दिया, उन्होंने कहा कि गीप प्रत्यय इसमें जोड़ दीजिए। पहले क्री धातु में इक्तवतु प्रत्यय जोड़िए जिससे बनेगा कृतवत, और उसके बाद उन्होंने कहा कि गीप प्रत्यय जोड़ो। तो गीप प्रत्यय में से क्या बचता है, अकेला ये इंगा का लोप हो जाता है, प का लोप हो जाता है, केवल बड़ी ई की मात्रा बचती है जो हमारी किसी भी धातु में जुड़ जाती है। तो हमारा सही शब्द क्या बनेगा, कृतवती की भूकंप विभीषिका। अब ये देखिए क्यों इसमें गीप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय जुड़ा, बड़ी ई की मात्रा क्यों आई इसमें, क्योंकि ये भूकंप विभीषिका शब्द ने, यानी बड़े आ की मात्रा ने इसको स्त्रीलिंग शब्द बना दिया, इसलिए यहाँ पे स्त्री प्रत्यय भी जोड़ा गया, ठीक है। नहीं तो कृतवत अकेला भी, अगर यहाँ पे भूकंप अकेला होता तो यहाँ पे कृतवत शब्द भी हम लिख सकते थे।
लेकिन उन्होंने क्या कहा कि गी प्रत्यय भी जोड़ो, क्योंकि वहां पे जो भूकंप विभीषिका शब्द लिखा है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अब कहते हैं क्षणेन एव प्राणिनः ग्रह विहीन। क्षणेन एव यानी क्षण में ही, एव का अर्थ क्या होता है ही, और क्षण का अर्थ होता है कुछ ही पल में, यानी क्षणेन एव क्षण भर में ही प्राणिनः प्राणियों को गृह विहीन घर से विहीन यानी बिना घर का कर दिया। अब करने की धातु है या गृह विहीन हो गए, होने की धातु का अब इसमें अर्थ बताना है, तो भू इनने धातु दे दी, उसका कौन से लकार में बनाना है, कह रहे लंग लकार में, अर्थात भूतकाल में। भूतकाल में भी कौन सा, प्रथम पुरुष का बहुवचन। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने जो आपकी लंग लकार के आपको रूप सिखाए हैं, उसमें कैसे बनता है आपका रूप, उसमें पहले आ जाता है ना। उसमें जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उसमें अगर हम देखें तो प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप क्या बनता है हमारा, अहतम त। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये कौन सा, लंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन बनाइए, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, पहले उपसर्ग की तरह लग जाएगा, क्योंकि हर भूतकालिक क्रिया में पहले लिखता ही है, और उसका बहुवचन का रूप क्या बनेगा, अभवन। ठीक है, क्या बन जाएगा, अभवन। ठीक है, अब हम कहते हैं क्योंकि भू धातु के अगर आप रूप देखेंगे तो वैसे तो कहते हैं अहतम त, वैसे अगर भूतकालिक क्रिया में देखें तो जो प्रथम पुरुष जो होते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन की अगर क्रिया देखें तो उसमें अह जुड़ जाता है, द्विवचन में तम जुड़ जाता है, और इसमें तह जुड़ जाता है, त, सिर्फ तह नहीं, त अकेला। ठीक है, ये इसमें जोड़े जाते हैं प्रत्यय, लेकिन भू धातु के अर्थ, भू धातु के जो रूप है वो लंग लकार में थोड़े से अलग चलते हैं, यहाँ पे त ना आके ना लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभवन हो गया। ठीक है, अब कहते हैं शांति, शांतानीन यानी शांत अवस्था में, पंच तत्वानी पांचों तत्व, भूतलस्य यानी भूतल के लिए, भूमि के लिए, पृथ्वी के लिए, योग क्षेमाभ्याम यानी योग क्षेमाभ्याम होते हैं। इसका अर्थ होने में निकालना है, कैसे, क्योंकि भू धातु बता रही है कि इसमें होने का अर्थ आप लगाइएगा। अब उसमें भी रूप कैसे बनाना, बोले लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन बनाना, तो लट लकार में क्या बनता है, ती तह अंति, तो भू धातु का प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या बन जाएगा, भवंती। ठीक है, ये हमारा रूप बन जाएगा। अब कहते हैं मानवाह यानी मानव लोग, अब इसमें क्या हो जाएगा, प्रच्छ धातु बोल रहे हैं यानी पूछने की बात बता रहे हैं। मानव लोग पूछते हैं कि बहुभूमिक भवनानि निर्माण करणीयम न वा, है ना, क्या पूछते हैं कि बहुभूमिक भवन निर्माण करना है या नहीं, है ना, करना है या नहीं। तो पूछने की धातु इसमें प्रच्छ धातु है। अब प्रच्छ धातु को क्या, कौन सा रूप बनाना है, कह रहे प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप बना दीजिए, तो वही प्रथम पुरुष की लाइन आ जाइए लट लकार में, यानी वर्तमान काल की बात हो रही है। वर्तमान काल का बहुवचन की प्रथम पुरुष की लाइन क्या होती है, ती तह अंति, तो प्रच्छ धातु हो जाएगी प्रच्छन्ति। ठीक है, ती प्रच्छति, प्रच्छतः प्रच्छन्ति, तो प्रच्छन्ति हमने इसमें लगा दिया, लट लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप। अब कहते हैं यहाँ पे नदी वेगेन ग्रामा तद उदरे, नदी वेगेन नदी वेग के द्वारा, ग्रामा यानी जो गांव होते हैं, तद उदरे उसके उदर में क्या हो जाते हैं, बोले विष यानी होना, उसके अंदर समाहित होना। अब विष धातु में क्या क्या लगाना है, कह रहे पहले तो सम उपसर्ग लगाना है, तो ठीक है सम उपसर्ग लगा दिया, फिर उसमें आ उपसर्ग भी लगाना है, फिर उसमें क्या करना है, कह रहे विष धातु भी लगानी है। देखते जाइए, अपन बिल्कुल इसी के जैसे उन्होंने क्रम दिया है वैसे ही हम इसको संधि के द्वारा बना लेंगे। तो सम में जब आ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, बोले सम में जब आ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा समा, यहाँ संधि हो गई, समा बन गया। अब ये विष धातु है, ये हमने समा कर दिया, फिर ये हो गया विष धातु हो गया,
ठीक है, समावेश हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, कह रहे हैं प्रथम पुरुष बहुवचन में, लेकिन कौन सा, विधिलिंग लकार का जाना है। विधिलिंग, अब इसमें लट लकार नहीं है, लोट लकार नहीं है, लंग लकार नहीं है, इसमें विधिलिंग लकार का, और वो भी बहुवचन। ठीक है, तो उसमें हमारा जब बहुवचन का रूप देखें तो उसमें ए युहु प्रत्यय जुड़ जाता है। वृद्धिलिंग लकार का देखिएगा आप, प्रथम पुरुष की लाइन देखेंगे, उसके बहुवचन में हमारी जो भी धातु होगी, तो जैसे समावेशी हमारी धातु बन गई, उसमें हमारा जुड़ जाएगा ए युहु, समावेयुहु। ठीक है, वेशयुहु। ठीक है, समावेशयु, ये बन गया हमारा। इस प्रकार से ये देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। अब आगे चलते हैं, सुनिए, देखिए एक और बात हम आपको इसी के क्रम में बताना चाहते हैं कि जैसे ये क्रियाओं के अभी रूप बताए हैं, अब जैसे ये अपना 10th क्लास का खत्म होगा, हम पहले 9th की ग्रामर शुरू करेंगे, क्योंकि 10th की ग्रामर हो गई थी, और ये हमारा मानना है कि अगर जब तक आपको 9th की ग्रामर अच्छे से नहीं आई तो 10th की ग्रामर आपकी आधी ऐसे झूलती रहेगी। क्यों? क्योंकि बेसिक जो आपकी व्याकरण विधि है 10th क्लास की बुक ग्रामर के लिए जो एनसीईआरटी ने बताई है कि आपको व्याकरण विधि में से ही व्याकरण आएगी 9th और 10th के लिए, तो उसमें पता है कैसे पोर्शन दिया है कि जैसे संधि दी, तो संधि में भी स्वर संधि 9th में के लिए बता दी है और 10th के लिए व्यंजन संधि है। तो भाई 10th की हम जब ग्रामर पढ़ा रहे थे तो हमने व्यंजन संधि से ही शुरू किया, लेकिन अब 9th की हम फिर से शुरू करने वाले हैं, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब अब वो सारी आपकी ग्रामर की 9th क्लास में आएंगी। तो अब आप जो भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो अपनी 10th की ग्रामर बाद में करिएगा, पहले 9th की ग्रामर जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। आप लोग कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसमें कोई डाउट है तो अब 9th की ग्रामर जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि फिर जब आप 10th की पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपके ये धातु रूप है, धातु रूप हमने अब 10th में नहीं करवाए हैं, लेकिन शब्द रूप और धातु रूप हम आपको 9th क्लास की ग्रामर में करवाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। अब संधि या विच्छेदम च कुरुत, संधि और उसका विच्छेद कीजिए। अगर जहाँ संधि शब्द है तो उसको विच्छेद कर दीजिए, विच्छेद शब्द दिए हुए हैं तो उनको संधि कर दीजिए, ऐसा करना है। जैसे किंच, ठीक है, पर सवर्ण संधि नियम अनुसार करिए, मतलब एक आगे और पीछे के जैसे शब्द दिए हुए हैं उनके हिसाब से संधि करना है आपको। जैसे किंच दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पर सवर्ण संधि क्या कहती है कि ये जो हमारा च है, चा के पहले कोई भी पंचम वर्ण आए, यहाँ पे केवल चा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हर एक किस की बात कर रहे हैं, पहले अक्षर की, है ना, पहले अक्षर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रथम अक्षर प्रथम वर्ण कौन सा दिया है, हर वर्ग का, ये चा दिया हुआ है। चा के पहले अगर यहाँ पे अनुस्वार वर्ण दिया, अनुनासिक वर्ण दिया हुआ है तो वो इसी के 5वें अक्षर में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया, किंच बन गया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया था, किंच शब्द दे दिया था और यहाँ पे रिक्त स्थान में कह दिया कि क्या लगाओगे, तो कैसे हम याद ध्यान करेंगे कि क्या हो सकता है, बोले यहाँ पे की तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो ये यहाँ लिखा हुआ है, हम इसको पहले अगर यहाँ ऐसे ही लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे च लिख दें, तो अब हमें अपनी संधि, अनुनासिक जो संधि है उसका हमें नियम याद करना पड़ेगा कि ये जो हमारा यहाँ है वो कब आता है, जब यहाँ पर माँ होता है, किम और च, तो बन जाएगा किंच। ठीक है, ऐसे ही नगरंतु, अब देखिए नगरम और तु लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, नगरम तु लिखा हुआ है, देखिए पहला वर्ण है त, ता वर्ग का पहला वर्ण ता ही इसमें पहला प्रथम वर्ण लिखा हुआ है। तो अब और इसके बाद इसके पहले आने वाला शब्द कौन सा है, माँ, तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा तो ये माँ किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये न में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि इसका 5वां अक्षर त थ द ध न आता है। जैसे कि च छ ज झ यहाँ आता था तो यहाँ पे किंच यहाँ आ गया, ऐसे ही त थ द ध न, तो ये क्या बन गया, नगरंतु। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अनुनासिक संधि पड़ी होगी तो आपको फिर वही देख लीजिए फिर से, विपणन, विपंच, विपणंच। ठीक है, तो विपणंच जो शब्द लिखा हुआ है, अगर आप इसको विग्रह करें, सुनिए पहले ज्यादा कुछ लॉजिक मत लगाइए, आप सीधे सीधे इसको अलग तोड़ के कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे विपणन, विपणन, और इधर लिख दीजिए च,
ये विग्रह कर दिया आपने। अब आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे जो अनुनासिक संधि क्या कहती है कि ये जो वर्ण आया है वो किसके होने पे आया है, यहाँ माँ होता है, तब ये हमारा पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, तो माँ हमारा किस में बदल गया, हमारे इया में, तब यहाँ पे संधि के द्वारा ये आधा या आपको दिख रहा है। ठीक है, तो जब इसका फिर इस जो या जो हमने लिखा था उसको हम किस में कर देंगे, माँ में परिवर्तित, क्योंकि अगर हम अकेला इसको इसे ऐसा ही लिखा रहने देते, विपणन, ठीक है, विपणन ये लिखा रहने देते तो इसका कोई अर्थ निकलता नहीं तब, लेकिन जब इसको हमने इसमें माँ लगाया तभी ये हमारे फलम पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द बना, है ना। माँ लगाना भाई, हमें जब अलग करते हैं तो ये भी ध्यान रखना होता है कि जो अलग हो वो अपने अपने सार्थक शब्द हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी तोड़ के अलग लिख दो, विप अलग लिख दो, अन्न अलग लिखो, माँ अलग लिख दो, चा अलग लिख दो। विग्रह का मतलब ये भी नहीं होता है भाई, शब्द भी निकलेंगे तो वो कैसे निकलेंगे, वो सार्थक निकलेंगे, उनका कुछ ना कुछ सही अर्थ निकलेगा, कहीं से भी कुछ भी तो नहीं तोड़ सकते हैं अपन। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए ये क्या लिखा है, किन्नु, किन्नु लिखा हुआ है, तो फिर से वही देख लीजिए, अगर हम ऐसे लिखें इसको किन्न, ये किन्न लिख दें और यहाँ पे इसका क्या लिख दें, किन आधा लिख दे और यहाँ पे नू लिख दे, तो नू तो इसका तो ये तो हमारा एक अव्यय हो गया, लेकिन ये जो किन शब्द है, किन कोई शब्द होता है, नहीं होता है। क्यों होता, तो बोले ये हमें ध्यान करना ही पड़ेगा कि ये माँ लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ना नहीं आएगा, यहाँ पे माँ आएगा हमारा। ठीक है, पर सवर्ण संधि हमने उसी के ये उदाहरण अपने चल रहे हैं। ऐसे ही देखिए नगरंतु बना हुआ है, तो नगरन अलग पहले निकाल लीजिए, जैसे भुज नगरम, तो हम जैसे कहें भुज नगरन और तू अलग निकाल दीजिए। ठीक है, तू अलग निकाल दिया तो भुज नगरन सही तो नहीं होगा, तो आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि ये जो त है, ता का मेल किसी चीज में हुआ होगा तभी तो ये ना बना हमारा। किस में हुआ, ये यहाँ पे जब माँ यहाँ पे अंत में आ जाता है तभी क्या होता है, आगे वाले वर्ण के अनुसार वो उसी के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगर च होगा तो यहाँ बन जाएगा आगे वाला माँ, ता होगा तो ना बन जाएगा, यहाँ पे चा था तब भी ये बन गया। अच्छा, ये यहाँ पे भी ये देखिए कौन से वर्ग का है, ता वर्ग का अक्षर है, ता वर्ग का अक्षर है तो भी ये ना बन गया, है ना। यहाँ पर सवर्ण देखिए संधि क्या कहती है कि आपके झल, जितने भी झल होते हैं, झल का अर्थ हो गया आपके ये जो पांचों वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, ये इनके पांचों अक्षर के पहले अगर माँ आए, इसके पांचों अक्षर का ख गा घ या, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा ना, ता था दा धा ना, पा फा बा बा माँ, इन ये कोई भी अक्षर दिए हुए हों और इनके पहले यदि माँ आता है तो वो इन्हीं वर्गों का पांचवा अक्षर बन जाता है। कि अगर का के पहले माँ आया होता तो ये जो माँ है वो इंगा में परिवर्तित हो जाता, चा के पहले अगर माँ आया होता तो वो या में परिवर्तित हो जाएगा आधे में, टा के पहले आएगा तो वो तो आधा णा बन जाएगा, ता के पहले आएगा तो आधा ना बन जाएगा और पा के पहले आएगा तो फिर आधा माँ रहेगा। ठीक है, ये इसका पर सवर्ण संधि का नियम हो जाता है। ठीक है, पर के हिसाब से सवर्ण ले आओ, पर यानी बाद में आने वाले, पर सवर्ण का अर्थ ही क्या होता है कि पर यानी बाद में आने वाले के हिसाब से सवर्ण अपना लेके आ जाओ, ये होता है पर सवर्ण। अब फिर से देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे नगरम तू आपने देख लिया कि ये जो त है, त का मेल जब इससे माँ से हुआ होगा तभी तो ये नगरंतु बना हमारा। ऐसे ही संचय में देख लीजिए कि अगर हम इसको ऐसे निकालें, सय और चय, है ना, तो जो य आया है वो किसके स्थान पे आता है, बोले च के होने पे माँ या में परिवर्तित हो जाता है, ता के होने पर जो ना होता है वो माँ में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे भी देखिए कि जो ना है यानी ता वर्ग का अक्षर है, ना के होने पे ही माँ में बदला, च के होने पर ही ये माँ या में बदला, है ना, ता के होने पर ये माँ ना में बदला, है ना। ऐसे ही
च के होने पर ये माँ या में बदला। ठीक है, ये इसका परसवर्ण का नियम हो गया। आगे चलते हैं। विसर्ग संधि नियम अनुसार, विसर्ग संधि के नियम अनुसार लिख लीजिए। अब यहाँ पे फिर से देख लीजिए, वो आ गया जो हमने आपको सत्व संधि, रत्व संधि, उत्व संधि ये सारी समझाई है आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये तू जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और ये बीच में आपको स दिख जाए आधा, तो आधे सा कहाँ पे, आधा सा विसर्ग के स्थान पर आता है। तो विसर्ग के स्थान पे कौन सा आ जाएगा, विसर्ग और तू। ठीक है, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, शिशवस, वस जो था वो क्या बन जाएगा, शिशवह, और तू अलग निकाल देंगे। ऐसे अब देख लीजिए, ये क्या लिखा है, विस्फोटये रपि, तो विच्छेद करना हमने आपको सिखाया ही है हर उसमें, और फिर भी देख लीजिए कि विस्फोटई शब्द अलग निकाला, और ये जो र बीच में आया है, जो अपी में मिल गया है, अपी में र मिल गया तो रपी बन गया वो। ठीक है, तो उसमें से अपी हम बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, विस्फोटर बन जाता है ऐसा। और जो आधा रा होता है वो किससे बनता है, बोले वो बनता है विसर्ग से। पीछे आने वाला आधा र, आधा स जब साथ में जाता है तो किसके स्थान पे बनता है, संधि जब होती है तो आधा स, ये वाला श, आधा ये वाला श, आधा र, ओ की मात्रा और ये हमारा अवग्रह है, ये किसके स्थान पर आते हैं, विसर्ग संधि में हमने आपको बताए हैं विसर्ग के स्थान पर आते हैं। ठीक है, जरा पढ़ लीजिएगा एक बार तो आपको और ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो र के स्थान पे हमने विसर्ग लगाए और र में से अ निकाला तो क्या बन गया, अपी। ऐसे ही देखिए, फिर हमने भी कहा था ना कि ओ की मात्रा अवग्रह है, ये भी विसर्ग के स्थान पे आते हैं। तो सहस्त्रशः, ओ की मात्रा की जगह विसर्ग लगाया, अवग्रह की जगह अन्य लिखा। फिर से देख लीजिए, विचित्रो अयम, ओ की मात्रा अवग्रह, ओ की मात्रा के स्थान पे हमारा विसर्ग आएगा और अयम हम लिख देंगे। भूकंपो जायते, अब देखिए जहां पे, लेकिन ये जहां पे अलग अलग लिखे हुए हों और ओ की मात्रा लगी हुई हो, ठीक है, अब ओ की मात्रा लगी है लेकिन अ नहीं था इसीलिए अवग्रह नहीं लगाया। ये दो बातें, पद अलग अलग हैं लेकिन साथ में लिखे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, भूकंपः जायते। ठीक है, ओ की मात्रा विसर्ग में परिवर्तित। वामन कल्प एव, यहाँ पे अलग अलग देखिए, वामन कल्प एव, यहाँ पे भी देखिए किसका लोप हुआ है, विसर्ग का लोप हुआ है। तो क्या करेंगे, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, वामन कल्पः। देखिए एव के होने पर, कल्प एव नहीं लिखा इन्होंने, कल्प एव लिख दिया। ठीक है, एव इसके साथ में होने पर इसके विसर्ग का लोप हुआ, लेकिन जब इसको अलग करेंगे तो वामन कल्प शब्द रामः की तरह अपने मूल रूप में आ जाएगा, अपने प्रथमा विभक्ति और मूल रूप में कैसे लिख देंगे उसको, वामन कल्पः। ठीक है, और ये हमारी इस प्रकार से क्या हो गई, संधि विग्रह हो गए। अब देख लेते हैं, क स्तंभ पदानि दत्तानि, ख स्तंभे विलोम पदानि तयो संयोग। यहाँ पर क और ख में अलग अलग लिखे हुए हैं आपके विलोम पद, लेकिन इसमें तो हमने आपके सही आंसर सामने ही लिख दिए, जिससे कि आप अपनी बुक में उनको देख लें कि संपन्नम का उल्टा हो जाता है विपन्नम। ध्वस्त भवनेशु का क्या हो जाएगा, नवनिर्मित। ध्वस्त हो गया तो नया बना हुआ, तो नवनिर्मित भवनेशु। निस्सरंती भी निकलता है तो प्रविशंति अंदर जाता है। निर्माय यानी बना हुआ तो विनाशाय यानी जो विनाशित हो गया, नष्ट हो गया। क्षणैनेव यानी क्षण भर में ही, तो उसका हो जाएगा सुचिरणेव यानी बहुत देर तक। अब देखना है, अब क्या बताना है, अब समानार्थक बताने हैं पद। क स्तंभ में के पदों के आपको ख स्तंभ में से समानार्थक पद ढूंढने हैं। तो पर्याकुल, पर्याकुल का क्या हो जाएगा, यानी चारों तरफ आकुल लोग, तो उनको उसको क्या कहते हैं, व्याकुल कहते हैं। विशीर्ण, विशीर्ण का अर्थ होता है नष्ट हो जाना, बिखर जाना, तो नष्टा शब्द उसका समानार्थक है। कहते हैं उदगिरंती, तो क्या कहते हैं, उदगिरंती यानी उगलता हुआ, तो हमारा उसका समानार्थक हो जाएगा प्रकटयन्तः, प्रकट करता हुआ, उगलता हुआ, निकालता हुआ। विदार्य, विदार्य का अर्थ होता है विदीर्ण हो जाना, टूट जाना, तो उसका समानार्थक हो जाएगा संत्रोटय।
प्रकोपिताम, प्रकोपितम का यानी गुस्सा हो जाना, क्रोधित होना, तो क्रोध युक्ताम, इसका समानार्थक पद हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। उदाहरण अनुसृत्य प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतु। क्या करना है, प्रकृति और प्रत्यय का आपको विभाजन करना है। वैसे तो हमने हर उसके आपको जितने भी पैराग्राफ पढ़ा है उसमें तो करवा ही दिए हैं, इसमें भी दिए हुए हैं, तो इनको भी कर लेते हैं। कि धृतवान शब्द दिया हुआ है, तो जैसे पहले उन्होंने कहा कि परिवर्तिती दिखा हुआ है, तो उसको आप पूरा विग्रह करके लिखिए, कौन सा उसमें प्रकृति है, प्रत्यय है, ये सब बताइए। तो उसमें परि उपसर्ग है, व्रत धातु है, इक्तवतु प्रत्यय है, और घीप भी एक प्रत्यय बड़ी ई की मात्रा का दिया हुआ है। ऐसे धृतवान, धृतवान शब्द में केवल ध्री धातु है और इक्तवतु प्रत्यय दिया हुआ है। ये देखिए, ये उपसर्ग है, ये चीज हम आपको बता दें, ये परि उपसर्ग है, वृत्त इसकी क्या है, प्रकृति, प्रकृति है ये, यानी मूल शब्द है। ये दोनों है प्रत्यय, इक्तवतु प्रत्यय और घीप प्रत्यय। नहीं तो आप सोचो कि परी भी उसकी प्रकृति है, परी उसकी प्रकृति नहीं है। यहां देखें तो ध्री जो है वो उसकी प्रकृति है और ये इसका प्रत्यय है, इक्तवतु प्रत्यय है। हस इसकी प्रकृति है और शर्त्री इसमें हसन, तो अन जहां बचता है वहां हमारा शर्त्री प्रत्यय होता है, तो क्या बन जाएगा, हस इसकी प्रकृति और शर्त्री प्रत्यय। विशीर्णा में वी इसका उपसर्ग है। भाई आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई उसमें ये बताइए कि भाई वी इसकी प्रकृति है या क्या है, तो हम बता दें, वी इसका उपसर्ग है, श्री इसकी प्रकृति है। ठीक है, इक्त इसमें क्या है हमारा, इक्त इसमें प्रत्यय है, और बड़े आ की मात्रा लगी ना विशीर्णा, तो ये टाप प्रत्यय से लगाया, ये भी प्रत्यय है और ये भी प्रत्यय है आपका। ठीक है, प्र इसमें उपसर्ग है आपका, चल इसकी प्रकृति है, क्योंकि इसमें क्या चलन, अन लगा हुआ है ना, अन कहाँ से आता है, शर्ती प्रत्यय से आता है। चलन, अति बड़ी ई की मात्रा कहाँ से आती है, गीप प्रत्यय से आती है। ठीक है, हस हत क्या लिखा है, हतः, तो हन इसमें धातु है, केवल ता शेष बचा है, तो इक्त प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे प्रकृति प्रत्यय का भी विभाजन हो गया। ये इसलिए बता दिए कि आपको पता रहे कि ये दोनों प्रकृति हैं, ये दोनों उपसर्ग हैं, नहीं भाई मिक्स हो जाए सबका, कहें कि भाई कौन सा उपसर्ग था कौन सा प्रत्यय था पता ही नहीं चला, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं कि पाठाच विचित्य समस्त पदानी लिखित। ये हमारे क्या लिखे हैं, ये सामासिक समास विग्रह लिखे हुए हैं, और पाठ में से चुनकर उनके ही हिसाब से समस्त पद लिखिए, यानी सामासिक पद लिखिए। जैसे महत चा तत् कंपनम, महान जो कंपन होता है उसको क्या कहा जाता है, महत कंपनम। वो किस में लिखा हुआ है, हमारी पुस्तक में ऐसे ही चुनकर लिखना है। दारुण चासा विभीषिका, जो दारुण जैसी विभीषिका हो, यानी बहुत दुख उत्पन्न करने वाली जो विभीषिका हो, भयानक जो विभीषिका हो, उसको क्या कहते हैं, दारुण विभीषिका। ये समस्त पद हमारी बुक में दिया है, पुस्तक में। ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, भवन जो ध्वस्त हो गए हों उनको क्या कहते हैं, ध्वस्त भवनेषु, उसका समस्त पद ये बनेगा। कहते हैं प्राक्तीन च तस्मिन् युगे, कहते हैं ऐसे युग में, है ना, प्राक्तीन च तस्मिन् युगे, कहेंगे कि युग में जो प्राप्त होते तो कहेंगे हम प्राग युगे। ठीक है, उसमें कहें महत च तत् राष्ट्र तस्मिन्, महान राष्ट्र है, तो वो कहेंगे महान राष्ट्र में, तो उसका क्या आएगा, महद राष्ट्रे, महद राष्ट्रे साथ में मिलाया समस्त पद बन जाएगा हमारा महद राष्ट्रे। ठीक है, ता का दा बन जाएगा और राष्ट्रीय हम उसमें लगा देंगे। महान जो महत शब्द है वो इसमें जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, महद राष्ट्रीय। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, अपना 11th लेसन प्राणेभ्यो अपि सुहृदय। ठीक है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। इन अभ्यासकारों को हमने आपको पूरा करवा दिया, और अब ये एक चीज़ें ऐसी है कि ये आप समास, इसको आप ये समझिए कि ये समास और समास विग्रह दिए हुए हैं, तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनका समास विग्रह भी ये होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।